नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की बातों में आकर किया अपनी माँ का त्याग। आज अपनी माँ के फोटो को शहर के बड़े बड़े पोस्टरों में देखा और जब जाकर उनके ठाट बाट देखे तो बहू और बेटे दोनों की आंख फटी की फटी रह गईं। ओमवती जी अपने घर में कपड़ों का ढेर लिए बैठी थीं और बहुत सारे कपड़ों को धो रही थीं कि तभी उनकी बहू चिल्लाती हुई आई और बोली, ए बुढ़िया, सुन मेरी बात, कान खोल कर सुन ले। यह जो तेरे हाथ है ना, इन्हें थोड़ी जल्दी जल्दी चला ले। और भी बहुत सारा काम पड़ा है। एक अकेले यह कपड़े धोने का काम ही नहीं है। और ये बता कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि हाथों को थोड़ा जल्दी जल्दी चला लिया कर, पर तेरे कान पर जूं नहीं रेंगती है, ना तेरे दिमाग पर। दिमाग तेरा ज्यादा खराब हो रहा है ना। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। जल्दी से कपड़े धोकर बाकी के झाड़ू पोंछे और जो जितने बचे हुए काम हैं खत्म कर लेना, क्योंकि जब तक मैं ब्यूटी पार्लर से वापस आऊं तब तक मुझे घर का सारा काम तैयार किया हुआ मिलना चाहिए। अगर मुझे सारा काम हुआ ना मिला तो सोच लेना, आज भी तेरी खैर नहीं। फिर मेरे आगे मत रोना कि मुझे खाना खाने को दे दे। अगर तूने काम ना किया या मुझे जब तक मैं आई काम हुआ ना मिला तो आज भी तुझे खाने में कुछ नहीं मिलेगा। फिर पड़ी पड़ी सड़ती रहना यहीं। आया समझ तुझे? इतना कहकर बहू वहां से चली गई और ओमवती जी बेचारी जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को समेटकर धोने के बाद घर में झाड़ू पोंछा और बाकी के कामों में लग गईं। वैसे भी बेचारी कई दिनों से भूखी थीं, क्योंकि बहू ने उन्हें खाने के लिए खाना नहीं दिया था। इतनी मिन्नतें करने के बाद भी बहू पर कोई असर ना होता। बेचारी सारे दिन घर का काम करती और जब शाम को खाना खाने की बारी आती तो बहू उन्हें खाने भी नहीं देती थी। उल्टी सीधी बातें सुनाकर वहां से हमेशा ही भगा दिया करती थी। खैर, इसी उम्मीद में कि शाम को खाना मिल जाएगा, बेचारी ओमवती जी ने जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म किया कि तभी बाहर से घूमता हुआ ओमवती जी का बेटा राजू वहां आ गया और बोला, माँ, क्या कर रही हो? ओमवती जी बोली, कुछ नहीं बेटा। तो राजू बोला, हाँ हाँ, कुछ करोगी भी क्यों? वैसे भी काम धाम तो तुम्हें कुछ करना होता नहीं है। अब खाट लाकर धूप में रख दो, मुझे थोड़ी देर बैठना है। बेचारी ओमवती जी अपने बेटे के कहे अनुसार अंदर गईं और खाट लाकर वहां बिछा दी कि तभी बहू रेखा बाहर से वहां आई। तो ओमवती जी का बेटा राजू बोला, क्या बात है रेखा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहाँ से आ रही हो? रेखा ने हंसते हुए जवाब दिया, वो मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, बस वहीं से वापस आ रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ब्यूटी पार्लर तो तुम्हें जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ब्यूटी पार्लर नहीं जाओगी तो धूप में तुम्हारा रंग काला नहीं पड़ जाएगा। रेखा को छेड़ते हुए अंदाज में राजू ने कहा। इतने ही ओमवती जी राजू के लिए खाना ले आईं। जैसे ही राजू ने खाना खाने के लिए पहला निवाला लिया, वह पहला निवाला उसने खुद न खाकर रेखा को खिला दिया। रेखा के मुंह में जैसे ही निवाला गया, उसने गुस्से में उस निवाले को थूकते हुए कहा, यह तो मुझे पता है कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, पर अब लग रहा है कि बूढ़ी के साथ साथ पागल भी हो गई है। अरे, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? इस सब्जी में नमक ही नहीं डाला है, बिल्कुल फीकी सब्जी बना रखी है। इतना सुनते ही राजू भी ओमवती जी पर चिल्लाने लगा, क्यों माँ, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता है क्या? एक तो तू पूरे दिन कोई काम नहीं करती,
ऊपर से बस बैठे बैठे आराम करती रहती है। बेचारी मेरी पत्नी, उस पर घर के काम का इतना सारा बोझ है, तुमसे यह भी नहीं होता कि तुम उसका जरा सा काम में हाथ बंटवा दो। ओमवती जी को सुनाते हुए राजू ने कहा, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बहू इतनी धूप में बाहर से आई है तो उसके लिए जाकर पानी ले आओ। ओमवती जी अपनी बहू के लिए पानी लेने चली गईं। तब राजू बोला, इस बुढ़िया को भी कुछ सुनाई नहीं देता है। तब रेखा बोली, सुनाई तो सब देता है जी, बस काम की बातें इसको सुनाई नहीं देती। कि तभी ओमवती जी गईं और अपनी ठंडा बहू पानी के लेकर आ गईं। जब वह अपनी बहू के लिए ठंडा पानी लेकर आईं, तब बेटा राजू अपनी माँ से बोला, माँ, कोई काम तो ढंग से कर लिया कर, या तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। सब्जी में तूने नमक नहीं डाला और मठा में नमक इतना तेज कर रखा है, पता नहीं तेरा भी ध्यान जाने कहाँ रहता है। राजू भिनभिनाता हुआ अपनी माँ ओमवती जी से बोला। इतने ही रेखा ने जैसे ही पानी के गिलास से एक घूंट पानी पिया, उसने फिर से पानी का कुल्ला कर दिया और बोली, क्यों बुढ़िया, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है तू मुझसे? अरे, ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया मैंने तेरा, या फिर तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तू मुझे बिल्कुल इतना ठंडा पानी पिलाकर बीमार करना चाहती है? ठीक कह रही हो तुम रेखा, इस बुढ़िया का दिमाग खराब ही हो गया है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। तभी रेखा ओमवती जी से चिल्लाती हुई बोली, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा और मेरे लिए गर्म पानी लेकर आ। ओमवती जी 1 मिनट वहीं खड़ी रहीं। तब राजू बोला, सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? तेरी बहू ने क्या कहा है? गर्म पानी लेकर आ, तो गर्म पानी लेकर आ। बेचारी ओमवती जी क्या ही करती, चुपचाप वहां से चली गईं और अपनी बहू रेखा के लिए गिलास में गर्म पानी करके ले आईं। जैसे ही ओमवती जी ने अपनी बहू को पानी का गिलास दिया, तब फिर से बहू पानी का घूंट भरकर उसको उगलकर चिल्लाती हुई बोली, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से इतनी गर्मी में इतना तेज गर्म पानी पिलाकर मेरा मुंह जलाना चाहती है। हे बुढ़िया, हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। भगवान, पता नहीं इसे उठाना भी क्यों नहीं चाहते हैं। ओमवती जी की बहू रेखा उनको उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रही थी कि तभी ओमवती जी का बेटा राजू बोला, इस बुढ़िया ने तो आज मेरा दिमाग खराब ही करके रख दिया है। चलो रेखा, आज किसी अच्छे होटल में बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। रेखा बोली, आप ठीक ही कह रहे हैं, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत दिन हो गए हम लोग बाहर गए भी नहीं हैं। चलो कुछ बाहर ही खा कर आएंगे। सुन बुढ़िया, हम दोनों शहर में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। जब तक मैं वापस आऊं तब तक मेरे सारे कपड़ों पर प्रेस करके रख देना। वैसे भी मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। चलो जी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। रेखा राजू से बोली और दोनों वहां से जाने लगे। कि जाते जाते घर में राजू अपनी माँ ओमवती जी से बोला, और हाँ, घर में जितनी भी रोटियां पड़ी हुई हैं उन सारी रोटियों को कुत्तों को डाल देना। तभी रेखा बोली, तेरे लिए हम खाना होटल से ही पैक करवा कर लाएंगे। तू भी क्या याद रखेगी कि मेरी बहू ने मुझे कितने अच्छे और महंगे होटल का खाना खिलाया था। इतना कहकर ओमवती जी के बेटे और बहू दोनों ही वहां से चले गए। अब ओमवती जी भी बेचारी अपने घर का सारा काम निपटाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गईं कि कुछ ही समय बाद जब उनकी बहू वापस आई तो उसने अपनी सास को लेटे हुए देखा। आते ही
बहू रेखा चिल्लाई, उठ जा महारानी उठ जा, बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रही है। यह रोटी तेरे लिए होटल से पैक करवा कर लेकर आई हूँ। अब इन रोटियों को खाकर फटाफट जल्दी से घर के काम में लग जा, समझी या नहीं समझी। इतना कहकर बहू रेखा वहां से चली गई और ओमवती जी खुश होकर रोटियों को खोलने लगीं। उन्हें लगा शायद बहू उनके लिए अच्छे तरीके से खाना पैक करवा कर लाई है। जिस तरीके से बहू ने पैकिंग में खाने का डब्बा आगे बढ़ाया था, उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से आया है। ओमवती जी भी खुश हो गईं। उन्हें मन ही मन लगा कि शायद चलो बहू बेटों में थोड़ी तो शर्म लिहाज बाकी है। जैसे ही उन्होंने खाने का डब्बा खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस खाने के डब्बे में कई दिनों की बासी रोटी रखी हुई थी, जिनके ऊपर फफूंद लगी हुई थी। और ऐसी रोटियां रेखा ओमवती जी को खाने के लिए देकर चली गई। बेचारी ओमवती जी रोटियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। एक तो कई दिन से भूखी थीं, ऊपर से पूरे दिन घर का काम किया था। उसके बाद एक उम्मीद थी कि शायद बहू बेटे खाने के लिए कुछ अच्छा ले आएंगे। ओमवती जी ने खाने का डब्बा खाट से नीचे फेंक दिया। रेखा यह सब किवाड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। जैसे ही ओमवती जी ने डब्बा फेंका, वैसे ही रेखा अंदर से चिल्लाती हुई बाहर आई। क्यों बुढ़िया, रोटी अच्छी नहीं लगी क्या तुझे? तुझे क्या लगा मैं तुझे गरम गरम बिल्कुल नरम रोटियां बना कर दूंगी? तू इन्हीं रोटियों के लायक है। खानी हो तो खा, ना खानी हो तो ना खा। अंदर से राजू भी शोर सुनकर बाहर आ गया। बाहर आता हुआ वह अपनी पत्नी रेखा से बोला, क्या हुआ रेखा, अब इस बुढ़िया ने फिर से कोई ड्रामा कर दिया है क्या? तब रेखा अपने पति से बोली, देखो ना जी, मैं इतने प्यार से इस बुढ़िया के लिए खाना लेकर आई थी, इसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। यह तो खाना खा ही नहीं रही है। ओमवती जी को लगा कि कम से कम बेटा ऐसी रोटियों को देखकर उनका पक्ष लेगा, लेकिन बेटा तो उल्टा माँ को ही बोलने लगा। क्या है माँ, क्यों ड्रामा लगा रखा है? एक तो बेचारी इतने प्यार से रोटी लेकर आई है, तुमसे नहीं खाई जा रही है क्या? खा लो, वरना यह रोटी भी कुत्तों को डाल देंगे, फिर तुम्हें पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। और इतना कहकर दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। अब ओमवती जी एक बार रोटियों की तरफ देखती और एक बार अपनी किस्मत को कोसती। बेचारी बस रोए ही जा रही थी। रोती रोती पता नहीं कब सो गईं। अगली सुबह ओमवती जी घर में बैठी हुई बर्तन साफ कर रही थीं कि पीछे से राजू गुस्से में दमदमाता हुआ बाहर से चिल्लाता हुआ आया और बोला, अरे ओ बुढ़िया, मुझे तो एक बात बता, तू मुझे चैन से जीने देगी या नहीं? तेरे अंदर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है या नहीं है? तू मेरी पत्नी से पूरे दिन घर का काम करवाती है, तुझे पता भी है कि वह कितने बड़े घर की बेटी है। वह यहाँ काम करने के लिए नहीं आई है, इतनी पढ़ी लिखी है वह, और तू उसे घर के सारे काम करवाती है। तूने उसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। मैं तुझे समझा रहा हूँ, ऐसे टुकुर टुकुर मेरी तरफ क्या देख रही है? हाँ, आज के बाद मेरी पत्नी इस घर में कोई काम नहीं करेगी। घर का सारा काम आज के बाद तू ही करेगी, समझी या नहीं? और यह मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखना बंद कर। अगर तूने मेरी बीवी से काम करवाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राजू वहां से चला गया और ओमवती जी बेचारी फिर से भगवान को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद जब राजू वापस आया तो रेखा बिल्कुल रोनी सी सूरत बनाए हुए घर में बैठी हुई थी। जब राजू ने उससे पूछा
कि क्या हुआ है, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम चिंता मत करो। मैंने माँ को हिंदी में समझा दिया है कि अब से घर का सारा काम वही किया करेंगी और तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगी। तो अब तुम उदास मत हो। वैसे भी तुम उदास अच्छी नहीं लगती हो। रेखा बोली, छोड़िए यह सब बातें। एक बात बताइए, इस बार खेतों में फसल कैसी हुई है? खेतों में फसल तो बहुत अच्छी हुई है, राजू ने कहा। अच्छा, फसल अच्छी हुई है तो आप क्या मुझे कल एक एप्पल का फोन दिलवा देंगे? रेखा ने राजू से कहा। तब राजू बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो दिलवा दूंगा। शाम का समय था और रेखा अपने फोन से सेल्फी पर सेल्फी लिए जा रही थी। राजू भी घर से खेतों पर गया हुआ था और बेचारी ओमवती जी घर में झाड़ू लगा रही थीं कि तभी सेल्फी खींचते वक्त अचानक से रेखा की नज़र बाहर से आते हुए राजू पर पड़ी और उसने एक भी मिनट की देरी ना करते हुए अपनी सास से झाड़ू लेकर अपनी सास को कुर्सी पर बैठा दिया और खुद झाड़ू लगाने लगी, ताकि राजू को ऐसा लगे कि सारा काम उसी ने किया है। और ऐसा ही हुआ भी। जैसे ही राजू घर में घुसा और उसने रेखा को झाड़ू लगाते हुए देखा, वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ ओमवती जी को कुर्सी पर बैठे देखा, तो वह गुस्से से पागल हो गया और गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, माँ, तू पागल हो गई है? तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बेचारी बहू दिन भर काम करे और तू यहाँ कुर्सी पर आराम कर रही है, महारानी बनी बैठी है। रेखा ने भी राजू के सामने ड्रामा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अब तो राजू को यकीन ही हो गया था कि जैसे माँ आराम कर रही है और रेखा ही सारा काम कर रही थी। अब तो राजू और भी गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी माँ ओमवती जी को उल्टा सीधा सुनाने लगा। जब राजू अपने कमरे में पहुंचा तो रेखा ने रो रो कर झूठ मूठ का ड्रामा करके राजू को ओमवती जी के बारे में उल्टा सीधा भड़काना शुरू कर दिया। रेखा ने कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे जबरदस्ती काम करने को कहा था और मुझसे कहा था कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जब तुम नहीं थे तब तुम्हारी माँ ने मेरी पिटाई भी की थी। रेखा ने झूठ बोलते हुए राजू से कहा और राजू रेखा के झूठ को ही सच समझकर रेखा से बोला, रेखा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। उस बुढ़िया को तो मैं आज उसकी औकात दिखाकर ही रहूंगा। आज मैं उस बुढ़िया को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और इतना कहते हुए राजू ओमवती जी के पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ आया और घर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया और बोला, आज के बाद मुझे नजर मत आ जाना, समझ रही है या नहीं? और ओमवती जी के मुंह पर ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह अपने घर में अंदर आ गया। अब बेचारी ओमवती जी क्या करती? राजू उनकी अकेली ही औलाद था जिसकी परवरिश ओमवती जी ने बहुत मुश्किल से की थी। ओमवती जी कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रहीं। किससे क्या कहती? बेचारी भूखी प्यासी भटकती हुई बस में बैठ गईं। बस के कंडक्टर ने जब उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब कंडक्टर ने उन्हें बीच रास्ते में उतारने के लिए बस रोक दी। जब वह ज्यादा गिड़गिड़ाने लगीं, तब एक महिला ने उनके ऊपर तरस खाकर उनका किराया कटवा दिया। अब जैसे तैसे ओमवती जी शहर पहुंच गईं। बस स्टैंड पर उतरने के बाद भी इधर उधर ही भटक रही थी बेचारी। उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण बेचारी भूख से बहुत व्याकुल हो रही थीं।
बस स्टैंड पर एक छोटा सा ढाबा था और आज ओमवती जी को भूखे प्यासे कई दिन हो गए थे। जब आज उनसे अपनी भूख बर्दाश्त ना हुई, तब बेचारी डरते हुए उस ढाबे के मालिक के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं उसके बदले काम कर दूंगी जो तुम कहोगे। ढाबे के मालिक ने एक प्लेट खाना ओमवती जी को दे दिया। अब ओमवती जी ने खाना खाया, तब जाकर उनकी आत्मा को कुछ सुकून मिला और अब वे ढाबे के मालिक से बोली कि भैया, कुछ काम हो तो काम दे दो। पहले तो उस ढाबे के मालिक ने मना किया, पर जब ओमवती जी ने उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो उस ढाबे के मालिक ने उन्हें साफ सफाई का काम बता दिया। अब उसके बदले वह ओमवती जी को केवल 2 टाइम का खाना ही देने को उसने कहा। तो इस पर ओमवती जी राजी हो गईं। कम से कम खाने का बंदोबस्त तो हो ही गया। इस बात से उन्हें कुछ राहत मिली। अब ओमवती जी को इस ढाबे पर काम करते करते कई महीने बीत गए थे। सुबह उठकर और रात को ढाबे के बंद होने के समय उन्हें सफाई करनी होती थी। एक दिन ओमवती जी सुबह उठकर ढाबे के बाहर साफ सफाई करने के लिए जा ही रही थीं कि उनके पैर में किसी चीज से ठोकर लगी। जब उन्होंने देखा तो एक छोटी सी पोटली थी। ओमवती जी ने भी उस पोटली को उठा लिया और अपनी साड़ी के पल्लू में उसे बांध लिया। क्योंकि अंधेरा था तो सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब ओमवती जी ने आज अपनी साफ सफाई का काम निपटाया और सारा काम खत्म कर दिया तो बेचारी ढाबे के ही पीछे एक टूटे से टीन शेड में उन्होंने अपना घर बना लिया था, जहां पर वे पिछले कई महीनों से रह रही थीं। अब ओमवती जी अपना काम खत्म करके जब अपनी टीन शेड में पहुंची तो उन्हें याद आया कि सुबह कोई चीज उनके पैर से टकराई थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से गांठ खोली और उस छोटी सी पोटली को जैसे ही खोलकर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्योंकि जो पोटली उन्हें सुबह पाई थी, उस पोटली में 2 बड़े बड़े हीरे थे जो शायद किसी के गलती से गिर गए थे। अब ओमवती जी उनको लेकर ढाबे के मालिक के पास पहुंची और उन्होंने उन दोनों हीरों को मालिक को दिखाया। तो मालिक उन हीरों को लेकर अपने पुश्तैनी सुनार के पास पहुंचा। साथ में वह ओमवती जी को भी लेकर गया था। जब वह वहां पहुंचे तो सुनार इन हीरों को देखकर एकदम से चौंक गया और उन हीरों की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई। ओमवती जी ने इन हीरों को बेच दिया और एक अच्छा सा घर खरीदा और घर के साथ साथ उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला और उस रेस्टोरेंट में उन्होंने अपने जैसे लाचार और गरीब महिलाओं को काम की वरीयता दी, जिससे वह अपने जैसी कई महिलाओं की मदद भी कर पाई थीं। धीरे धीरे समय बीता और ओमवती जी का रेस्टोरेंट चल पड़ा। धीरे धीरे सारे शहर में उनके इस रेस्टोरेंट का नाम हो गया। उनके ढाबे पर शुद्ध एवं शाकाहारी घर के जैसा खाना मिलता था। यही एक कारण था कि लोग उनके यहाँ खाना खाना पसंद करते थे और वहाँ न जाने कितनी माँ के हाथों का खाना और प्यार भी मिलता था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी रेखा किसी काम से शहर आए हुए थे। तब वे दोनों ऑटो में बैठकर शहर में घूम रहे थे कि तभी रेखा की नज़र एक होर्डिंग पर पड़ी और उस होर्डिंग पर अपनी सास ओमवती जी का फोटो देखकर रेखा चौंक गई और राजू को भी दिखाया। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना ओमवती जी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग ली जाए और कुछ पैसे खुद भी ले लिए जाएं।
अब राजू और रेखा ओमवती जी के उस रेस्टोरेंट पर पहुंचे और जाकर देखा तो उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन ओमवती जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो आज रेस्टोरेंट पर नहीं आई थीं। अब राजू और रेखा वहां से ओमवती जी के घर का पता लेकर घर पहुंचे। वहां पहुंचकर तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। घर नहीं, जैसे महल हो। वे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ के पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब दोनों जैसे तैसे करके पहुंचे थे। गेट पर वॉचमैन ने उन्हें रोक दिया और अंदर जाकर ओमवती जी को बताया कि कोई राजू और रेखा आपसे मिलने आए हैं। ओमवती जी ने उन्हें इंतजार करने को कहा। फिर वॉचमैन उन्हें अंदर घर में ले गया। रेखा और राजू दोनों ओमवती जी का इंतजार कर रहे थे कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई ओमवती जी को आते देखा तो दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। बनारसी साड़ी में सफेद बाल, जूड़ा लगाए हुए ओमवती जी किसी बड़ी बिजनेसमैन की तरह लग रही थीं। जब राजू और रेखा को देखा तो ओमवती जी बोली, कहो क्या लेने आए हो अब मुझसे। तब राजू बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दो माँ। रेखा भी झूठे आंसू बहाती हुई बोली, हाँ माँ जी, जब से आप गई हैं तब से यह ठीक से खाना भी नहीं खाते, ना ही मेरा घर में मन लगता है। चलो माँ जी, हमारे साथ चलो, हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। उन दोनों की बातें सुनकर ओमवती जी हंसती हुई बोली, कमाल करते हो तुम दोनों भी। कल तक जब तुम्हारे अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था, तब तो तुमने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और आज तुम कह रही हो कि तुम मुझे लेने आई हो। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहाँ अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। और हाँ, आज तो तुम यहाँ आ गए, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, ना ही मुझे अपना चेहरा दिखाना। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूर होकर मुझे वॉचमैन से कहकर धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है शायद मेरा ऐसा करना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद कभी भी सपने में भी यहाँ आने के बारे में मत सोचना, समझे तुम। और इस तरीके से ओमवती जी ने अपनी बहू और बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो है शायद कल ना रहे, और शायद जिसकी आज हमें चाह है कल वह हमारे पास आ जाए। और वैसे भी पैसा तो आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं। यह तो आपने भी सुना होगा ना कि पैसा तो हाथ का मैल है, आज नहीं है तो कल आ जाएगा, आज है तो कल नहीं रहेगा। इसीलिए रिश्तों के मुकाबले पैसों को वरीयता देना कहाँ की समझदारी है। पैसा एक बार चला जाए तो दोबारा आ सकता है, लेकिन अगर आपके माता पिता आपसे एक बार दूर हो जाएं तो वह वापस नहीं आ सकते। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं, वे अपने भविष्य की उज्जवल होने की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। और वैसे भी जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और जब वह न्याय करने पर आता है तो पापी सर पकड़कर रोता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं। बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें
और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें।